कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा भर्ती की घोषणा करना एवं विभिन्न नौकरियों में संविदा सेवा भर्ती करना, संवैधानिक आरक्षण खत्म करने एवं निजीकरण को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है। ये राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करने का निर्णय किया गया है, क्योंकि जो संविदा है हिंदी का शब्द है, उसे ही अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का शिक्षकों की भर्ती करने का जो निर्णय है वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया है। एक तो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम चला रही है। जैसे सेंटर में पहले कांग्रेस हुआ करती थी तो वो भी पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियों को बेचने का काम करती थी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में नौकरियां है और वहां संविधान के अनुसार अगर भर्ती करनी है तो वहां आरक्षण लागू करना पड़ता है और संविदा की तरह कॉन्ट्रैक्ट की तरह अगर भर्ती करना है तो वहां रिजर्वेशन का नियम लागू करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जा चुके हैं। तो इस षड्यंत्र को कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा समान रूप से लागू किया जा रहा है। ये परिस्थिति हम लोगों को, तमाम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के विरोध में हमारे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस को विकल्प मानते हैं। वो भी संविधान के अनुसार काम करने के बजाय संविधान के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम कर रही है। तो ये प्रक्रिया 90 से शुरू हुई है। इसको हम लोगों को समझना जरूरी है। 90 को शुरू हुई है। पहले तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन लागू था, ओबीसी को रिजर्वेशन लागू नहीं था। ओबीसी को जो रिजर्वेशन है राष्ट्रीय स्तर पर, वो 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया और सारे देश भर में 92 के बाद ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन लागू करना होगा, ऐसा 90 में जो सरकार कांग्रेस की आई तो उन लोग, और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उनको ये पहले से मालूम था कि ये लागू करना होगा। तो लागू करने का जो आदेश है वो 16 नवंबर 92 को दिया गया। मगर सरकार ने 90 में ही निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। निजीकरण का कार्यक्रम, जो मुख्य मकसद है निजीकरण के कार्यक्रम का,
वो निजीकरण के करने का मुख्य मकसद है रिजर्वेशन को समाप्त करना। मगर प्रचार क्या होता है? प्रचार होता है कि हम तो निजीकरण कर रहे हैं। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये जो विभाग है, ऑटोनॉमस बॉडीज, ये जो 5 विभाग है, ये पांचों विभाग में संविधान के अनुसार रिजर्वेशन लागू था। उसमें से केवल प्राइवेटाइजेशन जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो कंपनियां हैं उसको बेचने का हो रहा था। उसको बेचने से प्राइवेटाइजेशन हो जाता था, और प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं है, संविधान में कोई व्यवस्था है नहीं है। दूसरे जो 4 विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और ऑटोनॉमस बॉडीज है, ये तो लगभग गवर्नमेंट का ही पार्ट एंड पार्सल है। तो वहां फिर भी रिजर्वेशन लागू था, तो उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डेवलप किया, जिसे हिंदी में संविदा कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डेवलप किया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डेवलप किया, ये कॉन्ट्रैक्ट होम मिनिस्ट्री के द्वारा, होम मिनिस्ट्री में एनजीओ को डेवलप किया गया, और एनजीओ को भर्ती करने के लिए, मैन पावर की भर्ती करने के लिए उनको ये अधिकार दिया गया। और लगभग ये जो संविदा कर्मियों की भर्ती होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, या तो बीजेपी का होता है तो कांग्रेस का होता है, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, तो वो लोग संविदा के द्वारा भर्ती करने के लिए जो एजेंसियां नियुक्त करती है सरकार, वो लगभग ब्राह्मणों की होती है। और ब्राह्मणों को ये संविदा कर्मियों की भर्ती करने का अधिकार दिया गया है। तो संविदा कर्मियों को ही भर्ती करने का जब अधिकार दिया गया, तो ये इन लोगों के द्वारा भर्ती किया जाता है। इसे हम लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन से क्या होता था, जितनी भी नौकरियां निकलती थी उसमें 50% का हिस्सा अलग निकालना पड़ता था। तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन लोगों के लिए, जिनकी संख्या 15% है, उनके लिए 50% का हिस्सा अपने आप ही रिजर्व हो जाता था। यानी इनको तो संविधान के अनुसार 50% मिलता था, और बचा हुआ 50% जो है वो अपने आप ही इन लोगों को मिल रहा था। तो एक प्रकार से उनके लिए 50% का रिजर्वेशन कर दिया गया था। मगर वो उनका रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा कहने के लिए उन्होंने मेरिट का सिस्टम डेवलप किया कि ये जो भर्ती है ये मेरिट के आधार पर होगी। यानी ये प्रोपेगेंडा किया कि ये मेरिट के आधार पर होगी। मगर इंप्लीमेंटेशन करने का सारा अधिकार उनके पास है, तो उनके लिए ही ये सारी की सारी सीटें जो है उपलब्ध होती थी, और मेरिट भी वो खुद ही डिसाइड करते थे। तो इस तरह से जो 5 विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और ऑटोनॉमस बॉडीज हैं,
ये जो 5 विभाग है, ये 5 विभागों में ये नौकरियां होती थी। तो ये 5 विभागों में जो नौकरियां होती थी, इसमें 50% भर्ती होती थी रिजर्वेशन के नाम पर। तो ये जब पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उसमें 100% जो है प्राइवेटाइजेशन में उन्हीं लोगों को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, उनके लिए, क्योंकि उनकी ही कंपनियां हैं, उन्होंने ही खरीदी हुई है, तो वो सारी नौकरियां और भर्ती करने का अधिकार भी उनके पास है। तो इस तरह से उन्होंने ये भर्ती करने का काम उनके ही अंदर से करने का उनका अपना पावर है, और वो करते रहे। जो 50% 4 विभागों में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो नौकरियां भरने का अधिकार होता था, उसमें 50% रिजर्वेशन होता था। तो वो जो 50% रिजर्वेशन होता था, उसमें इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डेवलप किया। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डेवलप करने की वजह से क्या हो गया कि ये 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भर्ती करने का अधिकार इनके पास आ गया, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसने बारे में निर्णय दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो ये सारे देश भर में इन लोगों ने इस बात को लागू किया, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों नटोरियस है, दोनों के दोनों इस सिस्टम को लागू करने वाले लोग हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को लागू करने वाले जो लोग हैं, उसके लिए खास तौर पर उन्होंने अपने ही लोगों के हक और हित में इस सिस्टम को उन्होंने लागू किया। इतना ही नहीं, जैसे जैसे राजनीतिक जागरण बढ़ रहा है, सामाजिक जागरण बढ़ रहा है, तो सामाजिक और राजनीतिक जागरण बढ़ने की वजह से एससी एसटी ओबीसी के अंदर सामाजिक राजनीतिक जागरण बढ़ रहा है। उसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर दबाव बढ़ गया, बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ गया, और उनको यह खतरा महसूस होने लगा कि ये जागरण अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो सेंटर पर से हमारा कब्जा और नियंत्रण खत्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 50 से नीचे सीटें चुनकर आई, और 2019 के चुनाव में 50 के ऊपर केवल 2 सीटें चुनकर आई। तो इसका मतलब है कांग्रेस को ये ही जागरण की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने यह सारा षड्यंत्र लागू किया, और लोग इसके बारे में सारे देश भर में जागृत हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने पाकिस्तान के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में, और आतंकवादी केवल मुस्लिम हैं, इस तरह का प्रचार करते हुए ये सारा का सारा प्रचार वो एससी एसटी ओबीसी के अंदर करते हैं, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहते हैं कि ब्राह्मण तुम्हारी दुश्मन नहीं है, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, जो सत्ता से बाहर मुसलमान है वो तुम्हारे दुश्मन है। अब जो मुसलमान सत्ता से बाहर है, वो मुसलमान एससी एसटी ओबीसी का दुश्मन कैसे है? एक भी मुसलमान के पास रिक्रूटमेंट करने का कोई पावर नहीं है। तो रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जिनका नियंत्रण है, उनके नियंत्रण में है सारा का सारा। तो उन लोगों के द्वारा ऐसा प्रोपेगेंडा सारे देश भर में किया जाता है।
तो इस तरीके से ये बड़े पैमाने पर उनको गुमराह किया जाता है, क्योंकि ये इलिटरेट लोग हैं या सेमी इलिटरेट लोग हैं। तो ये लोग जो है मुस्लिम विरोधी बनाने का वो काम करते हैं और फिर ब्राह्मण इनका मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाते हैं। इस तरीके से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट पर काबिज होती है। ये तरीका अपनाया जाता था। तो 84 के बाद, खास तौर पर 80 के बाद जब ये जागरण बढ़ने लगा, क्योंकि 80 के पहले ही मंडल कमीशन का मामला यानी बैकवर्ड क्लास का मामला, कालेलकर कमीशन को कांग्रेस ने दबा दिया था, दफना दिया था। उसके बाद में फिर 77 में ये फिर खड़ा हो गया और मंडल कमीशन लागू करना पड़ा और मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद में ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ गया। इसलिए कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को ये जरूरत महसूस हुई कि ये जागरण को कैसे रोका जाए या इसको दिल्ली के सत्ता से दूर कैसे रखा जाए। इस योजना पर ये लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करने लगे। उस षड्यंत्र का हिस्सा है ईवीएम। तो उन्होंने एक हथियार डेवलप किया ईवीएम का, और ईवीएम के द्वारा जो जागरण लोगों का बढ़ गया, उस जागृत लोगों के वोटों की चोरी करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो देश है, जहां लिटरेसी 100% है, वहां उन्होंने ईवीएम मशीन नहीं लाया। और जहां 70% इलिटरेसी है, वहां उन्होंने ईवीएम लाया। तो वो अशिक्षा है, इसी वजह से लाया। और ईवीएम का जो मामला है वो कोई एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने ये इशू खड़ा नहीं किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है उसने ये मामला खड़ा किया। जीवीएल नरसिंह राव जो आंध्र प्रदेश का ब्राह्मण है, उसने ये मामला खड़ा किया। यानी जो अशिक्षित लोग हैं उनको तो ईवीएम में घोटाला होता है ये पता ही नहीं था। तो ब्राह्मणों ने इशू खड़ा किया, क्योंकि बीजेपी को हरवाने में, ईवीएम ने अडवाणी को हरवाने में रोल प्ले किया। जब उनको ये मालूम हो गया, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। और इस तरह से 10 साल तक कांग्रेस ने घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके सेंट्रल में अपनी सरकार बनाई। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का घोटाला करके सरकार बना रही है और इसमें कांग्रेस के साथ गुप्त समझौता करके ये सारा का सारा मामला किया जा रहा है। और इस तरह से उन्होंने कब्जा बना के रखा हुआ है। जब हमने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में यह निर्णय दिया कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में पेपर टेल मशीन लगाने का जो आदेश दिया था, चुनाव आयोग ने उसे लागू नहीं किया। ये मामला मैं जब लेकर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में यह निर्णय दिया 17 अप्रैल 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगानी होगी। पहले एक ही मशीन ईवीएम होती थी, इसलिए बहुत आसानी से घोटाला करना संभव होता था। अब पेपर टेल मशीन लगने की वजह से अब आसानी से घोटाला करना संभव नहीं है।
चाहे 1% ही क्यों ना हो, मिलान करना पड़ता है। 1% ही क्यों ना हो, मिलान करना पड़ता है, और वो मिलान होता नहीं है। जब मिलान होता नहीं है तो घोटाला हुआ, इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है। इसके बावजूद भी आने वाले समय में इस दिशा में और भी हमारे केसेस है, और ये लड़ाई लगातार लड़ी जाने वाली है। और इस तरह से जो ईवीएम के द्वारा घोटाला करके कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, जो निजीकरण का समर्थन करने वाली पार्टियां है, ये असंवैधानिक तरीके से कब्जा बनाकर रखा हुआ है और ये कर नहीं सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये याद है कि 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया था, और इस वजह से उनको संविधान संशोधन लागू करना पड़ा, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। और 29 जनवरी 2020 को हमने सीएए के विरोध में राष्ट्रव्यापी भारत बंद किया था। तब से ये लोग सीएए की विवाद भी नहीं कर रहे हैं। तो भारत बंद करने लायक संगठन ने अपनी एक ताकत स्थापित की है, और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में हमारे जो भी मुद्दे हैं वो भारत बंद के द्वारा सारे देश के सामने रखे जाएंगे, उसकी चर्चा कराई जाएगी और लोगों को जागृत करके संगठित किया जाएगा और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। जो कंप्यूटर शिक्षकों की सुविधा भर्ती का मामला है, ये कोई राजस्थान का मामला नहीं है, ये सारे देश का मामला है। तो इसके लिए सारे देश के लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर यह लड़ाई लड़ना होगा। जब तक ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर हम लड़ने की तैयारी नहीं करते हैं, तब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो सकती है। ये बात ध्यान रखना होगा और इसके लिए तैयारी करनी होगी। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।